हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो कैसे आप लोग? आई विश अच्छे ही होंगे। तो हम जैसे कि अपना 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है मैथमेटिक्स में। इसमें था हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। तो हमने इसके बेसिक्स के बारे में अध्ययन कर लिया। एक्सरसाइज 2.1 में हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। एक्सरसाइज 2.2 में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अब उसके बाद में हमारी बारी आती है फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन होता क्या है, किस प्रकार इसको परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ हो जाता है, किस प्रकार इसको यूज में लिया जाता है, इसके सभी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो और जो हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उसी के आधार पर हमारी एक्सरसाइज 2.3 होगी, जिसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले बेसिक्स में पढ़ाया था, 2.1 के बेसिक्स में हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया था और उस पर आधारित हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी। उसके बाद में हमने रिलेशन के बेसिक्स के बारे में बात की और उसके आधार पर हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली। अब उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज 2.3 है, तो हम पहले इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि हमारे फंक्शंस के बारे में है। तो हम समझेंगे फंक्शन होता है क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, वो सब। और उसके बाद में हम करेंगे 2.3 एक्सरसाइज के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं फंक्शन के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में। तो फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास इस प्रकार से है। मैं इंग्लिश और हिंदी में आप दोनों को लिख रहा हूँ, जो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी और आसानी से समझ सके। मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ए फंक्शन इज सेड टू बी, यह है ए फंक्शन इज सेड टू बी ए relation from set A to set B for every element of set A has one and only one image in set B। तो हमारा डेफिनेशन क्या है कि ए फंक्शन इज सेड टू बी ए रिलेशन, कि जो फंक्शन होता है हम उसे एक रिलेशन ही बोल सकते हैं, अर्थात फलन को हम एक संबंध भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा होता है कि उसी प्रकार से हम फलन को परिभाषित करते हैं। फ्रॉम सेट ए टू बी, कि जिस प्रकार हम ए सेट से बी सेट में रिलेशन को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसी प्रकार से फंक्शन को भी सेट ए से बी में ही करते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन फंक्शन के लिए क्या दे रही है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि जो सेट ए होता है, अर्थात जो हमारा हमने एरो डायग्राम करके समझा था। एरो डायग्राम में सेट ए वाला इस साइड वाला होता था, बी वाला इस साइड का होता था। तो हमने ए के बारे में बात की थी, फ्रॉम सेट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि सेट ए का ए प्रत्येक अवयव एलिमेंट ऑफ हैज वन एंड ओनली वन इमेज, कि इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट की कम से कम एक, ओनली कम से कम नहीं, सिर्फ एक इमेज इसमें मिलनी चाहिए। वन एंड ओनली इमेज इन सेट बी, कि अर्थात इस एक में सेट इमेज मिलनी चाहिए। जो सेट ए होता है उसकी सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होती है, वन एंड ओनली वन, केवल और केवल एक इमेज। ठीक है, तो वो मिलनी चाहिए सेट बी में। किस प्रकार से होता है, पहले मैं इसकी परिभाषा लिख दूं। एक फलन एक समुच्चय ही होता है एक समुच्चय होता है या समुच्चय द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, द्वारा परिभाषित किया जा सकता है जहां कोई दो एक समुच्चय, हमेशा हम रिलेशन की बात करते तब भी नॉन एम्प्टी सेट लेते थे, तो यहाँ भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। ये कौन सी समझी वाली बात है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको लिख भी सकते हैं, कोई जरूरी बात नहीं है। जहां एक संबंध सेट ए से सेट
बी में होगा जिसके लिए सेट ए के प्रत्येक अवयव की या अवयव का प्रतिबिंब, अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब सेट बी में निरूपित हो। ठीक है, ये हो गया कि एक फलन एक समूचे द्वारा परिभाषित किया जा सकता है कि जहां एक संबंध सेट ए से सेट बी में होगा जिसके लिए सेट ए के प्रत्येक अवयव, इस समुच्चय ए होता है उसका प्रत्येक अवयव केवल और केवल प्रतिबिंब बी, एक प्रतिबिंब सेट बी में निरूपित करता है कि जो सेट ए होता है उसका केवल और केवल बी के एक अवयव पर उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। मतलब सेट ए से कोई एलिमेंट लिया, उसका प्रतिबिंब हमारे पास बी में बन रहा है, तो सेट ए के एक अवयव का सेट बी में सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनेगा, इसके अलावा कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। हम जब रिलेशन की बात की तो वो एक से अधिक बना रहे थे। ठीक है, तो अब इसमें यही है कि कंडीशन रिलेशन में और फंक्शन में सिर्फ इतना ही अंतर होगा, जो उसके बारे में हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जाम्पल आपके लिए। एग्जाम्पल इस प्रकार से ले रहा हूँ कि हमारे पास कोई सेट है ए, इस प्रकार से यहीं पे मैं ले रहा हूँ सेट बी। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट ले रहा हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ इसमें ए बी सी ले लिया, इसमें ले लिया 1 2 3 4, इस प्रकार से ले लिया। आप इसमें कोई भी एलिमेंट सेम भी ले सकते हैं, मैं सिर्फ आपको ये परिभाषा समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके मेन एग्जांपल मैं अभी आगे बताऊंगा और इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दूंगा जिससे कि आपका फंक्शन के बारे में, फलन के बारे में आपको कोई संकोच नहीं रहेगा, कोई शंका नहीं रहेगी कौन सा फलन होगा या नहीं, उससे आप डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, तो ये ए बी सी है। अब इसकी परिभाषा, एक फलन एक समुच्चय भी होता है द्वारा परिभाषित किया, तो एक रिलेशन के द्वारा मैंने बना दिया क्योंकि रिलेशन के अंदर ही हम एरो डायग्राम बनाते थे। ठीक है, तो जहां एक संबंध सेट ए से सेट बी में, तो सेट ए से सेट बी में यहाँ पे एक संबंध बनेगा, रिलेशन बनेगा। ठीक है, जिसके लिए सेट ए के प्रत्येक अवयव का, सेट ए होता है इसके प्रत्येक अवयव का, इस पर ध्यान देना। इसमें मेन सोचने वाली बात है ये, तो प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट, प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब सेट बी में निरूपित होना चाहिए कि इस एक अवयव का केवल और केवल सिर्फ एक ही प्रतिबिंब मिलना चाहिए सेट बी में। ऐसा नहीं कि इसके दो अवयव एक के दो मिल रहे हैं, तो अगर ये हो गया तो ये फलन नहीं होगा। ठीक है, तो केवल और केवल एक प्रतिबिंब मिलना चाहिए सेट बी में। तो ए का एक प्रतिबिंब मिल गया, बी का एक मिल गया, सी का एक मिल गया। ठीक है, इसी तो प्रत्येक एलिमेंट आ गया का केवल और केवल एक प्रतिबिंब, इसका केवल और केवल तीनों का एक ही मिल रहा है, एक प्रतिबिंब सेट बी में निरूपित हो तो उसे हम फलन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देख रहे हो कि इसमें ये एलिमेंट नंबर 4 बच गया, इसमें एक एलिमेंट है इस सेट बी का, ये 4 बच गया। तो इसके बारे में तो सर ये होगा कि नहीं, इसकी कोई बात जरूरी नहीं कि इसकी होना चाहिए नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए दे रखा है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव का इमेज है या प्रतिबिंब हमें सेट बी में मिलना चाहिए। इसमें यह नहीं दे रखा कि सेट बी के प्रत्येक अवयव की बी के इमेज प्राप्त होनी चाहिए, ये नहीं दे रखा। तो हमें सिर्फ सेट ए के प्रत्येक अवयव का ध्यान रखना है कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी इमेज हमें मिल नहीं रही हो। हमें एक सेट ए के सभी एलिमेंट है उनकी इमेज सेट बी में मिलनी ही चाहिए, और वो केवल और केवल एक, इस एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही होगी, एक से ज़्यादा इमेज प्राप्त नहीं हो सकती। तो ए के लिए एक और है, बी के लिए 2 और है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 की इमेज एक में जा सकती है, ये दोनों सेट है, इनकी इमेज एक प्रकार होती है। अब इसके एग्जाम्पल अन्य प्रकार के हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, ये तो मैंने परिभाषा समझाने के लिए आपको नॉर्मल से एग्जाम्पल लिया, अब उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए देखिए, हमने पिछले जब हमने रिलेशन किया था उसमें एक एग्जाम्पल देखा था, उसमें एक एग्जाम्पल था आपके ए बी सी, अली, भानु, बिनोय, दिव्या, चंद्रावाला। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल एक ही करते हैं। इसमें हमेशा रिलेशन होता है वो, जैसे अगर रिलेशन इस प्रकार से होगी, ए टू बी में रिलेशन बन रहा है, तो फंक्शन भी ये इसी प्रकार से होगा कि ए टू बी में बनेगा ये। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके सेट ए थे, इसमें एलिमेंट क्या थे, ए बी सी
तीन एलिमेंट थे इसमें, ठीक है। तुम्हारा सेट बी था, उसमें क्या था, उसमें था अली, भानु। हम पहले एक बार एक ही ले रहे हैं, भानु और बिनोद दो था तो भानु को ही ले रहे हैं। फिर था हमारा चंद्रा, उसके बाद में हमारा क्या था, दिव्या। कोई भी ले लो, ठीक है। तो अब इसके सेट बनाते हैं हम। सेट ए तो इस प्रकार से बन गया कि ए बी और सी। तो सेट बी इस प्रकार से बन गया हमारे पास कि ये हो गया अली, ये हो गया भानु, फिर हो गया हमारा चंद्रा, उसके बाद में दिव्या, ठीक है। ये था, ये सेट ए हो गया, सेट बी। अब इनके बारे में भी रिलेशन तो मैंने इसके बारे में पढ़ लिया था। फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन की परिभाषा क्या थी कि सेट ए के प्रत्येक अवयव की सेट बी में केवल और केवल एक इमेज प्राप्त होनी चाहिए, प्रत्येक अवयव की। यह बात ध्यान रखना कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट बिना प्रतिबिंब के नहीं रहना चाहिए। इस सेट के सभी एलिमेंट का हमें इमेज मिलनी ही चाहिए। तो बात करते हैं एक से एक, और इसमें कंडीशन दे रखी थी, मैं कंडीशन दे रखी थी कि यहाँ पे रिलेशन है कोई x, y, x इज ए फर्स्ट लेटर ऑफ y, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। इस प्रकार से हमारे पास ये कोई कंडीशन दे रखी थी, ठीक है। तो इसमें x इज ए फर्स्ट लेटर ऑफ y, तो ये a x है, इसको x ही मान रहे हैं, ये x के एलिमेंट आएंगे और ये y के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट लेटर है ये, तो इसको मैच करवाना तो a से आएगा अली, फर्स्ट लेटर हो गया। अब a है, किसी और का फर्स्ट लेटर है क्या, नहीं है, तो सिर्फ ये अली में ही जाएगा एरो इसका। उसके बाद में बात करते हैं b की, तो b वाला जाएगा भानु में, ठीक है। फिर बात करते हैं c की, तो c वाला जाएगा सिर्फ चंद्रा में। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इसके a के तो सेट ए दे रखा, उसके प्रत्येक अवयव की इमेज प्राप्त हो रही है, प्रत्येक ए बी सी तीनों की इमेज प्राप्त हो रही है, और तीनों की केवल और केवल एक ही इमेज मिल रही है। ऐसा नहीं कि ए की दो इमेज मिल रही है, बी की तीन मिल रही है, सी की चार इमेज, सिर्फ एक ही मिल रही है। ये इसकी एक की एक, बी की एक, सी की एक। तो ये हमारा फलन होगा। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये इसमें दिव्या वाला, हाँ, तो सेट बी में कोई एलिमेंट रह जाए कोई जरूरी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेट ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसकी इमेज में प्राप्त नहीं हो रही हो, ठीक है। तो ये हमारा फलन होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपके भानु के साथ में बिनोई और दिया हुआ था, बिनोई, अगर उसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ के बी की क्या हो जाती, दो इमेज बन जाती, एक तो भानु और एक बिनोई। तो एक अवयव की केवल और केवल एक इमेज मिलनी चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे एक अवयव की एक से अधिक इमेज मिल रही है, भानु और बिनोई दो मिल रही है, तब ये फलन क्या होगा, तब ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बुक का एग्जाम्पल। अब एक सामान्य जीवन पर आधारित आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि कोई हमारे पास सेट है, ये है ए, इस प्रकार से सेट ए है, इसमें हमारे पास कोई एलिमेंट लेते हैं हम, इस बार हम नंबर सिस्टम लेते हैं, कोई भी 1 2 3 4, ठीक है। एक सेट ले लिया बी, इस प्रकार से इसमें लेते हैं अल्फाबेटिक ए बी सी डी और ई, ये होगा सेट बी। तो यहाँ पे जो सेट ए है उसको हम देते हैं मेन, व्यक्तियों के नाम है, अर्थात ये कोई व्यक्तियों का समुच्चय है, ठीक है। सेट बी है कोई हमारा विलेज है, गांव शहर डिस्ट्रिक्ट कुछ भी मान सकते हैं इसको, कि विलेज है, शहर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब इसके एग्जाम्पल को समझाने के लिए इसमें कंडीशन दे रखी है शादी के वाले, ये जो रिलेशन है, तो यहाँ पे जो रिलेशन तो इसमें दे रखा था, ये तो हो गया रिलेशन है शादी, कि जब भी किसी व्यक्ति की शादी होती है किसी ना किसी गांव में होती है, खुद के गांव में हो तो बहुत ही कम रेयर केस में पॉसिबल होता है कि नहीं होगी, लेकिन किसी दूसरे गांव में होती है, ठीक है। तो अब जब हम मानते हैं कि एक व्यक्ति की शादी सिर्फ एक ही गांव में होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति की शादी 2 3 4 गाँव में होगी। एक व्यक्ति है तो एक ही गांव में शादी होगी, एक गांव के भी उसे एक परिवार में मान ले, ठीक। तो लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे विलेज ही लेके चल रहे हैं, परिवार से आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए। तो एक व्यक्ति है उसकी शादी होगी एक ही गांव में, क्योंकि एक व्यक्ति की एक औरत या लड़की के साथ में शादी हो सकती है, ठीक है, तो वो एक ही होगी, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति ने 2 शादियां कर ली, 3 शादियां कर ली, तो उससे क्या जाएगा, एक व्यक्ति 3 गाँव में हो जाएगा, तो 3 की जगह में जाएगा, तो वो फंक्शन होगा नहीं, और वो मानी भी नहीं जाती। यहाँ पे ये हमारे समाज में, यहाँ देखे तो हमारे देश में ये कानून भी नहीं है कि एक से अधिक शादी कर ले, ठीक है। तो इससे मानते हैं कि जैसे अगर एक प्रकार का एक नाम का व्यक्ति है तो उसकी शादी एक गांव में होगी, तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि अब इससे कोई मतलब नहीं, इसका तो फंक्शन बन चुका है, इसका फलन बन चुका था, इसका संबंध हो चुका है, अब इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 की, तो 2 की किसी दूसरे गांव में हो गई,
ठीक है। 3 की बात करें, 3 की किसी तीसरे गांव में हो गई, 4 की किसी चौथे गांव में हो गई, ठीक है। अब कोई गांव बच गया तो हमारे पास हम 4 आदमी की बात करें तो 4 आदमी से हमारे संबंध हो गए और किसी में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि जैसे हमने इसके बारे में बात की कि ये 2 है, 2 की शादी हुई बी गांव में भी हो गई और 2 की शादी ए गांव में भी हो गई और 2 की शादी सी गांव में भी हो गई। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो इसी प्रकार फलन भी इस प्रकार का नहीं हो सकता। जिस प्रकार ए व्यक्ति की शादी एक से अधिक गांवों में नहीं हो सकती, उसी प्रकार फलन भी इस प्रकार से नहीं होगा कि सेट ए के कोई एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज प्राप्त हो, कि ए बी सी अलग अलग इमेजें मिल रही है, तो ये सही नहीं होगा, अर्थात ये फलन नहीं होगा। फलन नहीं होगा तो उसके बारे में बात करते तो इसकी सिर्फ एक ही इमेज मिलेगी, तो यहाँ पे एक इमेज मिलेगी। पहली की बात ये, ठीक है, समझने वाले। दूसरी बात ये कि ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुंवारा रह जाए, किसी की समस्या हो, अलग अलग प्रॉब्लम, सामान्य केस की बात कर रहे हैं हम, अधिकतर गहराई में नहीं जाएंगे कि कई बार ऐसे केस मिलने को मिल जाते हैं कि शादियां नहीं होती है, लेकिन सामान्य केस में देखिए हर व्यक्ति की शादी होती है। वो कोई सी उम्र में सरकार ने 21 वर्ष निर्धारित कर रखी है, उसके बाद में किसी भी उम्र में 30-35 तक हो जाती है शादी, तो होनी ही चाहिए। हमारे केस लेंगे तो उसमें शादी होनी ही चाहिए। अगर किसी की शादी नहीं होगी तो हमारा फलन बनेगा नहीं, तो हमें फलन बना तो शादी करवानी पड़ेगी। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट बच रहा है जिसका इमेज मिल नहीं रही है, अर्थात या एग्जांपल देंगे कोई ऐसा व्यक्ति बच रहा है जिसकी किसी शादी नहीं हुई, तो वो भी हमारा फलन नहीं होगा, ठीक है। अब और कौन सा केस बचा इसमें? तो हर व्यक्ति की शादी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी गांव में हो, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे 4 की शादी हो रही है तो 4 की और 3 की दोनों की अलग अलग गांव में न होकर एक ही गांव में हो गई। ऐसा केस तो अवेलेबल है कि 2 व्यक्तियों की एक गांव में शादी हो सकती है, या ऐसा मान लो 2 भाई हैं, उन दोनों के साथ में शादी हुई, एक ही घर में हो गई, एक ही गांव में हो गई, तो ऐसा केस तो हो सकता है। तो ये हमारा फलन होगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, इससे मैंने आपको इसके सारे केस बता दिए। कौन कौन से केस? कि जो सेट ए होता है उसके एवरी एलिमेंट उसमें भी था हमारे, एवरी एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, इमेज मिलनी ही चाहिए, जरूरी है। अगर इमेज नहीं मिलेगी प्रत्येक एलिमेंट की तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और सेट बी में वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। सेट ए की सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 से 2 इमेजें मिल रही है, एक एलिमेंट से एक ही इमेज मिलनी चाहिए। हाँ, 2 एलिमेंटों की एक इमेज मिल सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की इमेज भी एक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, ये हो गया। कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा कोई जो भी संबंध प्राप्त होगा, रिलेशन प्राप्त होगा, वो हमारा, उसे हम फंक्शन कह सकते हैं। और दूसरी बात कि हमारे सेट बी में कोई एलिमेंट छूट रहा है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेट बी में हमारा कोई एलिमेंट छूट सकता है, लेकिन सेट ए में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज हमें सेकंड में प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे हो गया एग्जाम्पल, आपको इससे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बेसिक रिलेशन के बारे में, फंक्शन के बारे में बेसिक एग्जाम्पल अगर इससे पर आधारित आपके क्वेश्चन लगभग सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद में आपको एक छोटा सा टॉपिक आता है एलजेब्रा का। एलजेब्रा है, उसमें है एलजेब्रा ऑफ रिलेशंस, रियल फंक्शन, एलजेब्रा ऑफ रिलेशन अर्थात वास्तविक फलनों का बीजगणित। तो उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद में हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। एक छोटी चीज और होती है प्रांत, परिसर और सहप्रांत, अर्थात डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो इसके बारे में मैंने आपको रिलेशन बताया, सेम वही कंडीशन इसमें होगी जिस प्रकार से हम, क्योंकि जो फंक्शन होता है वो एक तरह का रिलेशन ही होता है, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ी सी कंडीशन ऐड कर दी गई है कि एवरी एलिमेंट हैज सेट ए हैज वन एंड वन ओनली इमेज, वो ओनली इमेज इन सेट बी के, अर्थात किसी एक सेट ए के एक अवयव की, प्रत्येक एक अवयव की कोई ना कोई इमेज प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो गया, जो है तो एक रिलेशन ही ना। तो जिस प्रकार से मैंने रिलेशन में इसकी रेंज बताई थी, डोमेन बताया था, कोड में था, वो सेम टू सेम फंक्शन में होगा। तो आप उसके लिए सेट 2 आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में भी आया होगा। उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस अर्थात वास्तविक फलन का बीजगणित। फंक्शंस आएगा, वास्तविक फलनों का
बीजगणित। ठीक है, तो वास्तविक फलनों का बीजगणित है, इसमें आता क्या है, तो इसमें बात करते हैं। इसमें आया हुआ है कि हमारे दो जो किस प्रकार के दो फलन दिए हुए, सीधी सी बात है, फलन सत्यापित होंगे, परिभाषित होंगे, जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। तो फलन दिए होंगे, अगर फलन तो परिभाषित होगा ही, अगर आपको अगला फलन दे रहा है तो परिभाषित होगा। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें उसको जोड़ करना है कि दो फलन दिए हुए हैं, उनका जोड़ किस प्रकार से करेंगे, दो फलनों का बाकी किस प्रकार से करेंगे, दो फलनों का गुणा, दो फलनों का भाग, वो उसके लिए कौन से फलन वास्तविक फलन होना चाहिए, वास्तविक फलनों का। ठीक है, रियल फंक्शंस का हमें बीजगणित निकालना है, तो उनका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब आ जाएंगे। सम, डिफरेंस, मल्टीपल और डिवाइड, ये होना। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है सम ऑफ टू रियल फंक्शंस। अर्थात दो हमारे पास वास्तविक फलन है, अगर उनका योग किया जाए तो वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसमें दे रखा है हमारे पास, अज्यूम दैट, या मानते हैं हम, लेट भी लिख सकते हैं आप इस जगह, अज्यूम दैट एफ एक्स टेंस टू आर, कि एक्स से आर में एक फलन है, परिभाषित है, एंड एक हमारे पास है जी, कि अगर किसी का योग करना हो तो हम या तो एफ का एफ से योग करेंगे या फिर एफ का दूसरे फलन जी से योग करेंगे। तो कोई ना कोई दो फलन तो होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम अलग अलग ही ले रहे हैं कि एक्स टू आर, आर टू रियल फंक्शन, आर टू रियल फंक्शन, वेयर जहां पे हमारे पास दिया हुआ है कि जो कैपिटल एक्स है वो सबसेट एफ आर, कैपिटल एक्स है सबसेट ऑफ आर, देन इफ एफ ऑफ एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू ये है, तो हम इसको एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया कि अगर हमारे पास कोई फलन दिया हो, एफ एक्स टू आर में एक फलन ये है, जी एक्स टू आर में दूसरा फलन इस प्रकार से है। ठीक है, तो रियल फंक्शन है, दोनों वास्तविक फलन है। अब जहाँ पे एक्स है वो सबसेट ऑफ आर, आर था रियल नंबर्स का समुच्चय है। तो देन अगर हमारे पास एफ प्लस जी एक्स दे रखा हो, एफ प्लस जी ऑफ एक्स दे रखा हो, तो हम इसको एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स अलग अलग करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में योग हो गया, इसका डायरेक्ट हम इसका एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी में जो चार पार्ट है वो बता दूं, उसके बाद में एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम इन चारों को आसानी से एक साथ समझ लेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी चीज है। उसके बाद में सेकंड आता है डिफरेंस का। सेम वो कंडीशन डिफरेंस के लिए, डिफरेंस होता है इनका भाग करना है, वो बाकी निकालना है, व्याकलन करना। तो डिफरेंस में क्या आएगा, अगर हमारे पास इस प्रकार से एफ माइनस जी ऑफ एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। कंडीशन सेम वही होगी, ये डिफरेंस के लिए हो गया। फिर थर्ड होता है मल्टीप्लाई के लिए, थर्ड है मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा कि हमारे पास इस प्रकार से एफ ऑफ जी एक्स दे रखा है, एफ जी एक्स दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हैं, जो हमारा मान आएगा वो दोनों के लिए सेम आएगा, फॉर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। सेम ये डिवाइड के लिए हो जाएगा हमारे पास। डिवाइड के लिए क्या होगा, एफ अपॉन जी, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए कि अलजेब्रा वास्तविक फलनों का बीजगणित। रियल फंक्शन का हमारे पास दिए हुए हो तो हम इस प्रकार का कोई फंक्शन आएगा उस इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जो हमारी कंडीशन उन दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इसके आधारित कोई एग्जाम्पल है वो समझें, जिससे कि आपको ये जो चारों टाइप दिए हुए हैं वो आसानी से समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम अब
जो एग्जांपल हमारे पास इस प्रकार से कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, कि एफ एक्स और हमारे पास जी एक्स दे रखे हैं आर टू रियल फंक्शंस की दो वास्तविक फलन है। देन फाइंड आउट द एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स और एफ अपॉन जी एक्स, ये सभी हमें ज्ञात करना है। तो इसको अब मैंने अभी आपको डायरेक्ट बताया था कि इसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसके हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। तो अब इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ज्ञात करना है कि एफ प्लस जी एक्स दिया हुआ है, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो डायरेक्ट इन दोनों का वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो हमारे पास ये दोनों दे रखे हैं कि एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स क्या दे रखा है 2x प्लस 1 दे रखा है। तो जी एक्स क्या हो गया एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x1, तो एफ प्लस जी एक्स का मान हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा। ठीक है, अर्थात एफ और एक्स को हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, जिस प्रकार से हम सामान्य संख्याओं को ऐड करते हैं उस प्रकार से। उसी बाद में हमारा आता है एफ माइनस जी, इस प्रकार से एफ माइनस जी एक्स है, तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स आएगा माइनस जी ऑफ एक्स आएगा। यहाँ पे आप क्रम का ध्यान रखेंगे। क्रम का ध्यान किस प्रकार से कि अगर एफ माइनस जी है तो यहाँ पे एफ एक्स माइनस जी एक्स ही आएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले जी एक्स माइनस एफ एक्स कर दो, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा, इसका क्या आएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो क्या होगा यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे माइनस है तो बाहर तो अंदर भी माइनस हो जाएगा -1। ठीक है, इतना तो आपको समझ हो, डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारी एफ जी एक्स निकालना। तो एफ जी एक्स क्या निकालेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, सॉरी 2x प्लस 1। उसके बाद में आता है हमारा जी एफ अपॉन जी एक्स, एफ अपॉन जी एक्स, तो इसको क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इसका डायरेक्ट डिवाइड निकालेंगे हम, डिवाइड तो किस प्रकार से आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। तो ये हमारे हो गए, ये चारों हमने चारों पार्ट निकाल लेते, चारों पार्ट हमने निकाल लिए। तो इसी प्रकार से अगर हमारे पास अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन अर्थात वास्तविक फलनों का बीजगणित निकालना हो तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा बेसिक कंप्लीट होता है और हम इसी बेसिक पर आधारित हमारे एक्सरसाइज 2.3 है, तो अब उसको सोल्व करेंगे। जो फलन के बारे में बताया उसके बारे में तथा इस बेसिक्स को मिला के ही हमारा आगे का जो एक्सरसाइज 2.3 है वो है, तो हम इसके आधार पर उसके सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, तब उन सभी क्वेश्चन को आसानी से हल करते हैं। ठीक है।